नमस्कार दोस्तों। आज करंट अफेयर अपन स्टार्ट करते हैं। 22 फरवरी 1732 के दिन जॉर्ज वॉशिंगटन का जन्म हुआ था। ये अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने। इन्होंने अमेरिका के जब फ्रीडम मूवमेंट चला था अमेरिका में, उसमें बहुत योगदान इन्होंने दिया था। अमेरिका के वर्जीनिया शहर में इनका जन्म हुआ था और आज जो वॉशिंगटन डीसी शहर है वो इन्हीं के नाम पे है। मतलब अमेरिका के कुल मिला के रचनाकार जो भी आप बोलो वो सर जॉर्ज वॉशिंगटन ही है। तो अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने और 1789 को इन्होंने शपथ ली न्यूयॉर्क के वॉल स्ट्रीट पर और वर्जीनिया में इनका जन्म हुआ। उस समय अमेरिका ब्रिटिश के अंडर था। पहले अमेरिका ब्रिटिश साम्राज्य के अंडर ही था। 11 साल में जब ये हुए वॉशिंगटन साहब, तो इनके पिता की डेथ हो गई थी। इनको पालन पोषण खर्चा पढ़ाई सब इनका भाई जो नेवी में था, भाई लॉरेंस, उन्होंने इसका सारा खर्चा उठाया। ये खुद आत्मनिर्भर बनने के लिए तंबाकू उगाते थे, पशुपालन करते थे। इन्होंने सर्वेक्षण करना सीखा, भूमि का पैमाइश करना इन्होंने सीखा। और परदादा ने इनके जो परदादा थे ये सब ब्रिटेन से आए थे, तो ब्रिटेन से इन्होंने जमीन छोड़ी थी और अमेरिका आए थे। बाद में भारत और फ्रांस का जो युद्ध चला था, 7 वर्षीय युद्ध जिसे बोला जाता है, 1756 से 1763 में इन्होंने युद्ध में कमांडर की भूमिका विशेष रूप से निभाई थी। ब्रिटेन की तरफ से ये युद्ध में लड़ाई लड़ रहे थे। फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में भी आधिपत्य को लेकर लड़ाइयाँ चल रही थी उस समय। तो ऐसे थे हमारे जॉर्ज वॉशिंगटन, जो अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने। अब बात करते हैं मराठा साम्राज्य की। मैं आपको थोड़ा मैप बता देता हूँ। मराठा साम्राज्य में शाहजी भोसले और जीजाबाई, इनकी संतान थी छत्रपति शिवाजी। और ये छत्रपति शिवाजी साहब का जो कार्यकाल था, तो 1640 से 1680 तक के बीच में इन्होंने वहां का संभाला। फिर बात करें तो छत्रपति शिवाजी की पत्नियां थी जिनमें सई बाई से एक गुणवान पुत्र पैदा हुआ संभाजी, और इन्होंने 1680 तक से 1689 तक का कार्यकाल वहां का संभाला, रायगढ़ में, महाराष्ट्र में जो है। और संभाजी की वाइफ थी येशुबाई, जो इनका कार्यकाल में बहुत सहयोग करती थी येशुबाई। और इनके पुत्र थे शाहू जी। इसके बाद में संभाजी के बाद में शाहू जी ने कार्यभार संभाला। तो छत्रपति शिवाजी का जन्म भी 19 फरवरी 1630 को आता है। और इनके जो पुत्र हुए संभाजी, इन पे हाल ही में एक मूवी भी आई है, छावा बेसिकली बोलते हैं शेर के बच्चे को। वाकई में इनका जो आप इतिहास पढ़ोगे तो ये बिल्कुल एक छावा की तरह इन्होंने इतिहास में भूमिका निभाई। मुगलों से इन्होंने लोहा लिया। इधर शिवाजी की दूसरी वाइफ थी सोयराबाई, उनसे एक संतान हुई राजाराम। तो जो सोयराबाई थी वो अपने बेटे राजाराम को वहां का उस समय राजा बनाना चाहती थी, छत्रपति बनाना चाहती थी, लेकिन योग्यता संभाजी में थी और राजाराम वैसे छोटे भी थे। फिर अपन आगे बात करें तो संभाजी के बारे में अपन बात करें तो जन्म से मृत्यु तक इन्होंने संघर्ष ही संघर्ष देखा। और संभाजी जब 2 साल के थे तो इनकी जो मदर है सईबाई, इनकी डेथ हो चुकी थी। बाद में इनका लालन पालन शिवाजी की माँ जीजाबाई, उन्होंने इनका लालन पालन किया। और लगभग 13 साल की उम्र में ये 13 भाषाएं जानते थे संभाजी, जिनमें संस्कृत, पुर्तगाली, साउथ इंडियन लैंग्वेज, मुगलों की लैंग्वेज, उर्दू, फारसी, इस प्रकार 13 भाषाएं ये जानते थे। और इन्होंने कुछ ग्रंथ भी लिखे हैं, बुद्ध भूषण, नक्शिका, ऐसे इन्होंने शास्त्र भी लिखे हैं। और ये मतलब युद्ध में भी प्रवीण थे। और फिर बात करें तो औरंगजेब ने एक समय की बात है, औरंगजेब ने शिवाजी को आगरा बुलाया था। तो शिवाजी व संभाजी उस समय 9 साल के थे। ये महाराष्ट्र से आगरा की तरफ चल दिए, लगभग 1250 किलोमीटर ये घोड़े से यात्रा करी। तो आप देख सकते हो 9 साल का बच्चा 1250 किलोमीटर घोड़े से यात्रा करेगा, तो इसमें कितना साहस रहा होगा। जंगल में इनको शेर भी मिला, उससे भी संभाजी ने अपने फादर को बोला कि आप चिंता मत करो, मैं हूं। तो 9 साल का बच्चा जब ये बात बोल रहा है तो उसमें बहुत ही अदम्य साहस होगा। और ये साहस उनकी जरूर दादी जीजाबाई ने उनको कहानी के द्वारा सिखाया होगा। फिर जब ये कैद और फिर औरंगजेब ने इनको बुलाया, जब ये दरबार में उपस्थित हुए, आलमगीर के दरबार में उपस्थित हुए, तो औरंगजेब ने धोखे से इन दोनों पिता पुत्र को, छत्रपति शिवाजी को और छत्रपति संभाजी को उन्होंने पकड़ लिया और जेल में वहां बंदी बना लिया। फिर कुछ समय बाद में जब इन्होंने एक प्लान बनाया, प्लान के मुताबिक ये जेल से भागे, मतलब वहां से निकले जेल से, और औरंगजेब की कैसे ये निकले थे
तो जब निकले तो बेटे ने कहा पिताजी को, पहले आप जाओ और आप अलग डायरेक्शन में जाना और मैं अलग डायरेक्शन में जाऊंगा, क्योंकि औरंगजेब ये आदेश निकाल देगा कि पिता पुत्र जहां भी दिखे उनको मार दो। तो जब जेल से निकले तो शिवाजी दूसरी डायरेक्शन में चले गए और संभाजी दूसरी डायरेक्शन में चले गए। और जब संभाजी महज 9 साल के ही थे तो शिवाजी इधर गए, तो शिवाजी ने सोचा कि मेरा छोटा बेटा 9 साल का ही बेटा है, क्या पता क्या कर रहा होगा, तो औरंगजेब उसके पीछे न पड़ जाए। तो इन्होंने क्या किया, एक मतलब इन्होंने एक प्रतीकात्मक रूप से दाह संस्कार कर दिया कि भाई मेरा बेटा तो खत्म हो चुका। ये सूचना औरंगजेब की तरफ पहुंचा दी। औरंगजेब खुश हो गया कि भाई छत्रपति साम्राज्य का जो वंश है वो तो अब खत्म हो गया, और लेकिन वो बेटा यहाँ से दूसरी दिशा से निकल चुका था। फिर बात करें तो जब ये 10 साल के हुए तो इनको आमेर भेजा गया शस्त्र विद्या सीखने के लिए। तो इन्होंने आमेर में युद्ध रणनीति, शस्त्र विद्या, हथियार चलाना, घुड़सवारी, ये सब आमेर में ये सीखे। और वापिस 19 साल की उम्र में इन्होंने रायगढ़ महाराष्ट्र में महत्वपूर्ण निर्णय लेने लगे शासन प्रशासन में, और ये महत्वपूर्ण कर्ता बन गए 19 साल की उम्र में। 23 साल की उम्र में छत्रपति शिवाजी की 1681 में मृत्यु हो गई थी। उसके बाद में सारा प्रशासन इन्होंने डायरेक्ट रूप से संभाला, और इनकी पत्नी येशुबाई ने इनका बहुत सहयोग उस समय किया था। शिवाजी ने स्वराज्य का नारा दिया था, उस नारे को लेकर जो संभाजी महाराज हैं इन्होंने स्वराज्य का नारे को लेकर अपना कार्य आगे किया। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में औरंगजेब का एक फोर्ट था, उसमें बहुत सारा खजाना पड़ा था। तो संभाजी ने सोचा कि यार अपना जो मराठा साम्राज्य है उसके लिए धन की भी आवश्यकता है, और उस खजाने को अपन लूट लेंगे तो उनका खजाना कम भी होगा और अपने धन की भी आवश्यकता पूरी होगी, और मुगलों को डिफीट भी मिलेगी। तो ये औरंगाबाद के किले को उन्होंने लूटा और वहां पे मुगलों को हराया और खजाना लेकर आ गए। ये सूचना जब आगरा में औरंगजेब के पास पहुंची तो औरंगजेब ने अपने एक सेनापति हुसैन अली खान को भेजा 20,000 सैनिकों के साथ में कि जाओ और छत्रपति संभाजी को पकड़ो और अपना लूटा हुआ माल और वापस ले लो। हुसैन कुली साल लगभग 1 साल तक रहे, लेकिन उनको छत्रपति संभाजी महाराज का कोई अता पता भी नहीं चला। और छत्रपति संभाजी महाराज के पास मात्र 20,000 सैनिकों की सेना थी, और उस समय औरंगजेब के पास 8 लाख सैनिकों की सेना थी, जिसमें हाथी घोड़े वो भी अधिक मात्रा में थे। औरंगजेब के साथ साथ छत्रपति संभाजी महाराज ने पुर्तगाली की जो नेवी थी, पुर्तगाली जो गोवा साइड में बसे हुए थे, इनके पास नेवी सिस्टम बहुत अच्छा था, इनको भी इन्होंने उस समय हराया था। छत्रपति संभाजी को लेकर औरंगजेब आगरा से निकले, लगभग 9 साल बाहर रहे, लेकिन 9 साल में उनको छत्रपति संभाजी महाराज का पता भी नहीं चला कि वो किस गली से आते हैं और किस गली से जाते हैं। तो बिल्कुल परेशान हो गया था औरंगजेब, और उसने अपनी पगड़ी उतार दी थी कि ये पगड़ी जब भी पहनूंगा कि जब, और मैं यहाँ आगरा जब भी आऊंगा जब छत्रपति संभाजी पकड़ा जाएगा और मेरे सामने होगा। लेकिन 9 साल तक उनको भनक भी नहीं लगी। जब वो हर तरीके से हार गए थे, उन्होंने सोचा कि यार उनके ही खेमे में से, मतलब संभाजी के खेमे में से किसी अपन भेदी को पकड़ते हैं, लेकिन वो किसी भी प्रकार से पकड़ नहीं पाए। लास्ट में जो येसुबाई बता रहा था मैं, संभाजी की जो वाइफ है येसुबाई, इनके भाई थे गणोजी सिरके। तो गणोजी सिरके एक बार मीटिंग में संभाजी को ऐसे बोले कि भाई आप यहाँ का प्रशासन चला रहे हो रायगढ़ का, और बीच में जो छोटे छोटे प्रांत है उनमें से एक प्रांत का प्रशासन मुझे दे दो, मैं उसको संभाल लूंगा, क्योंकि आप इतना संभाल नहीं पाओगे। तो संभाजी महाराज ऐसे बोले कि भाई ऐसे तो मैं सभी को अपना अपना राज्य दे दूंगा, वहां का नियुक्त कर दूंगा सेनापति या सारा कार्यभार उन्हीं को नियुक्त कर दूंगा, तो सब में लालच आ जाएगा, सब आपस में ही लड़ मरेंगे, और मेरे पिताजी का जो शिवाजी का जो स्वराज का नारा है वो परिपूर्ण नहीं होगा। तो फिर इन्होंने गणोजी सिरके को उस समय मना कर दिया था, और गणोजी सिरके इस बात को लेकर बैठे रहे, और लास्ट में वो औरंगजेब से मिल गए। और फिर जब एक बार औरंगजेब से वो मिल गए, और इनको खबर नहीं थी संभाजी को कि गणोजी सिरके जो येशुबाई इनकी पत्नी के भाई हैं, मतलब इनके साले हैं, वो औरंगजेब से मिल गए। तो जब एक बार औरंगजेब पर अटैक करने के लिए संभाजी ने एक योजना बनाई, अपने सभी प्रांत अध्यक्ष को बुलाया और बोला कि अपन संगमेश्वर स्थान पर मिलेंगे, और संगमेश्वर स्थान पर संभाजी और उनके जो मित्र हैं कवि कलश, ये दोनों वहां पहुंच गए, और सभी प्रांत अध्यक्ष को बुलाया कि अपन गुप्त रास्ते से जाएंगे, और औरंगजेब की सेना दूसरे रास्ते से आ रही होगी, अपन उस पर अटैक करेंगे, इसी प्रकार अपन 8 लाख की सेना का सामना
कर सकते हैं। लेकिन गणोजी महाराज ने पहले ही वो गुप्त रास्ता बता दिया और संगमेश्वर पर औरंगजेब की सेना आ गई और इन्होंने छत्रपति संभाजी महाराज के साथ में युद्ध लड़ा। संभाजी महाराज ने बहुत ही साहस के साथ में अदम्य युद्ध लड़ा। वो युद्ध पढ़ने लायक है, उसका एक एक आप उस युद्ध की डिटेल स्टडी करो। वो बहुत तगड़ा उन्होंने युद्ध लड़ा, खूब सैनिकों को उन्होंने हराया। लास्ट में गणोजी सिरके ने कहा ये आदमी आपके बस में नहीं आएगा आलमगीर, इसको तो बेड़ियों में जकड़ना होगा। लास्ट में औरंगजेब के सैनिक उन्होंने इसको सांगलों से पकड़ा संभाजी महाराज को और तब इनको पकड़ा। फिर अपन आगे की बात करें तो वही बात है कि भाई गणोजी सिरके हैं वो मिल गए थे औरंगजेब से और इस प्रकार संगमेश्वर नामक स्थान पर औरंगजेब ने संभाजी को पकड़ लिया। फिर संभाजी को एक मतलब 2 साइड खंबे लगाकर उनको बांध दिया गया रस्सी से और 45 दिन तक लगभग वो बंधे रहे। उनको यातनाएं औरंगजेब द्वारा दी गई। औरंगजेब ने 3 शर्तें रखी थी संभाजी से कि आप एक तो वो लूटा हुआ खजाना दे दो, एक मेरे साथ मिल जाओ और एक धर्म चेंज कर दो। तो फिर इस बात पर संभाजी ने, जब संभाजी को कैद में पकड़ रखा था, चारों तरफ सांगलों से बांध रखा था, उन्होंने कहा कि हे औरंगजेब कि तू मेरे पास आजा, तू बहुत तसल्ली से रहेगा और तेरे को धर्म भी चेंज नहीं करना पड़ेगा। हमारे स्वराज में हर व्यक्ति, हमारे राज्य का हर व्यक्ति राजा की तरह रहता है, ये हमारा स्वराज है और तेरे को धर्म भी चेंज नहीं करना पड़ेगा। औरंगजेब तू मेरे साइड में आ जा। लेकिन फिर संभाजी ने औरंगजेब की कोई बात नहीं मानी। औरंगजेब ने इनको यातना देनी शुरू कर दी। ऊंट पर उल्टा लटका कर पूरे राज्य में इनको घुमाया संभाजी को और संभाजी को बहुत भयंकर उन्होंने यात्राएं दी। वो सुनकर मन विचलित हो जाता है। इनको पत्थर सब लोग मारते रहे। जेल में 40 दिन तक इनको रखा, बांध कर खड़े खड़े बांध कर रखा, इनको टॉर्चर किया। इनके जो नाखून थे वो तक निकाल लिए गए और लास्ट में सरिये गर्म करके इनकी आंखें निकाल ली गई। जो सैनिक इनको दंड दे रहा था उसने लास्ट में औरंगजेब को मना कर दिया, भाई साहब मैं इतना भयंकर दंड इनको नहीं दे सकता। औरंगजेब ने अपने उस सैनिक को भी मार दिया कि वो तो दंड सहन कर रहा है तो उसको दंड देने के लायक भी नहीं हो तुम लोग। फिर इनकी संभाजी महाराज की आंखें निकाल ली गई। लास्ट में इनके जीभ पकड़ के बाहर निकाल लिया गया, जीभ इनकी खींच ली गई और इनकी सारी स्किन को उतार लिया गया। स्किन पे नमक वो रगड़ते थे और इनके उंगली हाथ पैर काट लिए गए। और लेकिन संभाजी महाराज बिल्कुल भी टस से मस नहीं हुए। ये बिल्कुल भी उसके धर्म को अपनाने के लिए, उसको अपना राज्य देने के लिए बिल्कुल टस से मस नहीं हुए। हर बार इनके मुंह से एक ही नाम निकलता था, जय भवानी। फिर आखिर में औरंगजेब ने इनको भारतीय परंपरा के अनुसार इनको जलाया भी नहीं, इनके शरीर के टुकड़े कर दिए और नदी में बहा दिया। अंतिम समय तक औरंगजेब को ये मलाल रहा कि ऐसे मराठा साम्राज्य के जो शेर है शिवाजी से जो पैदा हुए हैं, काश मेरी संतानें भी ऐसी होती। इसलिए इनको छावा बोला जाता है। शेर का बच्चा जो छावा होता है और संभाजी महाराज का नाम छावा पड़ा। शस्त्र व शास्त्र दोनों का कॉम्बिनेशन था। भाई हर तरीके से शस्त्र में निपुण थे और शास्त्र में मैंने आपको बताया नक्शिका जैसी इन्होंने शास्त्र लिखे हैं। 60 किलो की तलवार से इन्होंने पहली बार 9 साल की उम्र में इन्होंने रामनगर का युद्ध लड़ा था और विजयी हुए। लगभग 120 से ऊपर इन्होंने युद्ध लड़े और कभी जीवन में हारे नहीं। वो छल से औरंगजेब ने इनको पकड़ लिया था। उज्जैन के एक कवि थे कलश, उनको अपना साथ रखते थे, वो इनको मोटिवेट करते थे, वो इनके मित्र सलाहकार सब वही थे, जैसे चंद्रगुप्त के समय चाणक्य थे। तो ये थे संभाजी महाराज। आपको मूवी छावा भी देखनी चाहिए और इनके बारे में स्टडी भी करनी चाहिए। 26वें अपने मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं, इलेक्शन कमिश्नर बने हैं ज्ञानेश कुमार। और जो रिटायर हुए हैं वो राजीव कुमार है, उनकी जगह ज्ञानेश कुमार 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। और एक डिप्टी चुनाव आयुक्त भी इनके साथ में बने हैं, उप चुनाव आयुक्त विवेक जोशी, जो हरियाणा के प्रेजेंट टाइम में मुख्य सचिव थे। और बात करें कि मत्स्य 6000, ये चौथी पीढ़ी की पनडुब्बी है मत्स्य 6000। इसका सफलता पूर्वक वेट टेस्ट किया गया। वेट टेस्ट ये होता है कि समुद्र के किनारे में 150-200 फीट के ऊपर टेस्ट किया जाता है ताकि पता लगा सके कि भाई कैसी इमरजेंसी नीचे की कंडीशन हो तो ये पनडुब्बी कारगर है या नहीं। फाय सागर जो अजमेर में है उसका नाम बदलकर अब वरुण सागर कर दिया गया है। यूएसए ने भारत को मतदाता सहभागिता बढ़ाने के लिए, लोकतंत्र को बढ़ाने के लिए उन्होंने 182 करोड़ की मदद करी है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स बर्फबारी कमी के कारण स्थगित कर दिए गए हैं। फिर बात करें
फिल्म पीस इन्होंने, भारत ने 200 मिलियन डॉलर में आकाश मिसाइल, ये फिल्म पीस देश को भारत देगा। 16 से 24 फरवरी तक आदि महोत्सव का उद्घाटन हुआ, ये चलेगा। F-35 जो 5वीं पीढ़ी का फाइटर प्लेन है यूएसए का, वो भारत को देगा। अभी मोदी जी यूएसए गए थे जब ये डील हुई। यमुना नदी की स्वच्छता हेतु अभी दिल्ली में बीजेपी सरकार आई है, उन्होंने ये काम शुरू कर दिया है। 3 वर्षीय कार्यक्रम में यमुना सफाई कार्यक्रम, और एलजी दिल्ली द्वारा ये कार्य शुरू किया गया है। धर्म गार्जियन संयुक्त सैन्य अभ्यास, ये भारत और जापान के बीच में होता है, माउंट फूजी में आयोजित किया जाएगा। बात करें तो 2025-26 में राजस्थान का बजट अभी निकला था, सेकंड बजट था भजनलाल सरकार का। वित्त मंत्री दिया कुमारी जो उप मुख्यमंत्री भी है राजस्थान के, ये 11 बजे इसको जारी करेगी, पेश इन्होंने 11 बजे किया। और ग्रीन बजट था, ये रिन्यूएबल एनर्जी को समर्पित था। तैराकी का जो सर्वोच्च साहसिक पुरस्कार होता है वो जिया राय ने जीता है। जिया राय, मैं आपको बता दूं, ऑटिज्म पीड़ित है, ये मानसिक बीमारी है, और इंग्लिश चैनल पार करके इन्होंने ये पदक जीता है, तैराकी का साहसिक पुरस्कार, जिया राय। फिर बात करें, ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में, जुलाई 2025 में ये होगा। 38वां ब्रिटिश अकादमी फिल्म अवार्ड, जैसे आईफा अवार्ड इस बार जयपुर में होने जा रहे हैं, वैसे ब्रिटिश अकादमी फिल्म अवार्ड, इसको कॉन्क्लेव फिल्म ने जीता है, इन्होंने खूब सारे अवार्ड जीते हैं। कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य, ये यूपी में है, न्यूज में था। तमिल कवि तिरुवल्लूर, इसकी प्रतिभा फिल्म पीस में लगी है, और ये फिल्म पीस को ये अपन ने 200 मिलियन डॉलर में आकाश मिसाइल दी है। और ग्रोक 3 एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक स्टार्टअप है जो एलन मस्क द्वारा निकाला गया है, और विश्व का सबसे स्मार्ट एआई सिस्टम ये है ग्रोक 3, एलन मस्क की कंपनी के द्वारा निकाला गया। नेलापट्टू, पुलिकट व राजहंस पर्व, ये तीनों ही आंध्र प्रदेश में होते हैं। नेलापट्टू पक्षी अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश में, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में, राजहंस पर्व आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। राखी गढ़ी एक सिंधु घाटी सभ्यता की साइट है, सबसे बड़ी साइट है, हरियाणा में है, हिसार में। मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में केबुलामजाओ नेशनल पार्क है, जो विष्णुपुर जिला है मणिपुर का, वहां तैरता नेशनल पार्क है केबुलामजाओ। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था, गांधी व इरविन के बीच में। फिर बात करें, राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष है वो अभी वासुदेव देवनानी साहब है। वित्त मंत्री दिया कुमारी जो राजस्थान के उप मुख्यमंत्री है, इन्होंने आय व्यय का बजट 2025-26 के लिए, 2025-26 के लिए आगामी साल का बजट होता है कि भाई हम ये कार्य करेंगे, इन्होंने उपस्थापन किया है विधानसभा में। इसके अंदर 2024-25 के संशोधित आंकड़े, 2025-26 के बजट, ये अनुमान इसमें होंगे। और जीएसडीपी 2025-26 में रहेगी वो लगभग 19,89,000 करोड़ रुपए रहेगी, और 2030 तक हम इसको 300 बिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाएंगे। अब कुछ आधारभूत संरचना है, उसमें पेयजल की बात करें तो जल जीवन जो मिशन था, प्रधानमंत्री मोदी ने इसको 2028 तक बढ़ा दिया है। आगामी वर्ष में लगभग 2 लाख नल कलेक्शन इनके द्वारा दिए जाएंगे। और शहरी क्षेत्रों में अमृत 2.0 के अंतर्गत 183 जो नगरीय निकाय है, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका, इनमें पेयजल आपूर्ति की जाएगी। पेयजल समस्या से ग्रसित जिले हैं, उनमें एक नई योजना स्टार्ट होने जा रही है, मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन शहरी जल जीवन मिशन। इसमें लगभग 5,000 करोड़ का ये बजट है। 1000 ट्यूबवेल व 1500 हैंडपंप इसमें लगाए जाएंगे। ऊर्जा के क्षेत्र में बात करें तो लगभग 50,000 नए कृषि कनेक्शन दिए जाएंगे, और नए जीएसएस का निर्माण किया जाएगा। और जो 100 यूनिट बिजली माफी थी निःशुल्क मुख्यमंत्री बिजली योजना में, वो 150 यूनिट अब कर दी गई है। अल्प आय वर्ग के लोग जिनके पास खुद की जमीन नहीं है, वो कम्युनिटी में सोलर प्लांट लगा सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। सड़कों के लिए बता दूं, 2750 से अधिक लंबाई के 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे का कार्य प्रगति पर है। इसको HAM हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर, BOT पर दिया जाएगा। लगभग 60,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 10-10 करोड़ रुपए जो पेचेबल सड़क है उसकी मरम्मत के लिए दिए जाएंगे, और जो मरुस्थलीय क्षेत्र में विधानसभा है जैसे जैसलमेर, इनमें 15-15 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, गांवों को सड़क से जोड़ने की योजना है, चतुर्थ चरण इसका स्टार्ट हुआ है, बस्ती को सड़क से जोड़ना डामर रोड के द्वारा। 5,000 से अधिक आबादी वाले गांवों में ग्रामीण CC रोड होती है ना, जो सीमेंट वाली रोड है, अटल प्रगति पथ, वो बनाई जाएगी। 15 जिलों में रिंग रोड प्रस्तावित है, जैसे डीग, सिक्कर, बालोतरा, इन सब में रिंग रोड प्रस्तावित है। बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, अभी अपन जयपुर में जब एंट्री करते हैं
तो दोनों साइड जैसे अपन ने 14 नंबर से एंट्री करी तो दोनों साइड जो रोड है उनके बीच में एक ट्रांजिट सिस्टम लग रहा है, जिसमें अपन सोचते हैं भाई इसमें एम्बुलेंस या बसेस आती है, वो हटा दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, बीआरटीएस जिसको बोलते हैं, वो उपयोगी नहीं रहा ज्यादा। जयपुर मेट्रो फेज 2 सीतापुरा से अंबावाड़ी चलेगी, विद्याधर नगर तक, ये नींदड़ बेनार तक ये चलेगी। सुनियोजित निकाय, सुनियोजित विकास के बारे में बात करें तो नगरीय सेवाएं, सिविक सर्विस और ग्रामीण विकास के बारे में बात करें तो जो पंचगौरव अभियान था इसको भी अब गति मिलेगी। डांग क्षेत्र, मेवात क्षेत्र, वृद्ध क्षेत्र, मगरा क्षेत्र, इन चारों के जो विकास योजनाएं हैं उनमें 100 करोड़ की राशि अब दी जाएगी। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित परिवारों हेतु मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम में 150 करोड़ का फंड दिया जाएगा। SCSP ये प्लान है, सब प्लान, शेड्यूल कास्ट सब प्लान व TSP, इन दोनों में 1750 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा, एक फंड बनाया जाएगा TSP व SCSP के लिए। फिर बात करें प्रदेश में 35 ब्लॉक में गुरु गोवलकर एस्पिरेंशियल ब्लॉक डेवलपमेंट स्कीम करी जाएगी लगभग 75 ब्लॉक्स में। जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट योजना थी वैसे राजस्थान में गुरु गोवलकर एस्पिरेशनल ब्लॉक कार्यक्रम चलाया जाएगा 75 ब्लॉक में। स्वामित्व योजना आपको पता है, ड्रोन सर्वे द्वारा सभी को पट्टे दिए जाते हैं स्वामित्व योजना में, मतलब डिजिटल पट्टे दिए जाएंगे, उनका डिजिटलाइजेशन होगा। आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद।